तो उस न्यूमेरिकल में दो दो कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, एक कॉन्सेप्ट वो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेप्ट वो जो सिलेबस में है, तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो यस फिजिक्स मैम। में ये वाली चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आप लोगों के लिए। यस मैम, जैसे हाँ जो कोई सेपरेटली है और ना हो रहा हो तो वो छोड़ सकते हैं ना, मतलब थ्योरी कर लेंगे। हाँ, ओके तो मैम। आप अपने अकॉर्डिंग उसको लेके चलना, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना वहां पे कि बेस्ट आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है। एंड भाई कोई भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को सॉल्व करके चलना है। यस ठीक मैम। है, चलो। तो हमारे पास है चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब जैसे बच्चे सारे चैप्टर को लेकर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, केमिकल कंपाउंड्स वाला चैप्टर केमिस्ट्री में। अब क्या उस चैप्टर का और इस चैप्टर का कुछ लिंक हो सकता है आपस में, केमिस्ट्री वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर? सोच के देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में पढ़ता है। आजकल आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमारी क्लासेस पहले से स्टार्ट कर दो, इसलिए आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंने ज्वाइन कराया है। ओके मैम। बताओ हीमा, बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ता है? दो कंपाउंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट वर्ड से क्या समझ में आता है? कोऑर्डिनेट मैम के साथ मिलके फंक्शन करना। साथ मिलके फंक्शन करना, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आंचल पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना। यस मैम। उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, किसी भी चीज को सिस्टम हम कब मानते हैं? जब उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शन दिखा रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अच्छा हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम पाए जाते हैं, कृष्णा बताएंगे मेरे को। कृष्णा, हमारी बॉडी में कितने सिस्टम थे? 10th क्लास में पढ़ा होगा ये तो। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, पाए जाता है ना ये सारे सिस्टम। तो इन सिस्टम के अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, लीवर आ जाता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके जब एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी तो उसको हम सिस्टम मानते हैं, राइट और नॉट? यस तभी तो मैम। उसको सबसे कंसीडर करता है ना हम लोग। तो ऐसे ही मैं आपको क्या बता रही थी कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही एक एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, देखो सबसे पहला चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, और फिर दिस वन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो लेट सपोज मेरे पास ये एक ऑर्गन है, क्या, एंड ये ऑर्गन है और ये एक और ऑर्गन है। इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में मुझे क्या कराना है, इन दोनों ऑर्गन्स के मुझे बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो इस कम्युनिकेशन कराने के लिए मेरे पास दो मेथड्स है। कौन कौन से मेथड्स हैं? इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। अगर ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स बिल्कुल पास पास है, तो मैं इनके बीच में एक डक्ट बना दूंगी। तो ये ऑर्गन क्या करेगा, इस डक्ट के थ्रू अपना कोई भी मैसेंजर रिलीज करेगा, और इस ऑर्गन से मैसेंजर निकल के इस वाले ऑर्गन को जाके वो क्या कर देगा, मैसेज दे देगा। जैसे न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ता है, न्यूरल वाले चैप्टर में आपकी स्किन के ऊपर किसी ने कोई चीज टच करी, आपको सिग्नल ब्रेन तक चला जाता है। किसके थ्रू जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरी, दूसरी से, ऐसे पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहता है ना वहां पे न्यूरॉन्स का। वहां पे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता।
तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आएगी ना कि अगर मेरे पास दो ऑर्गन बिल्कुल पास पास हैं तो उनके बीच में डक्ट बनवा देंगे, उस डक्ट के थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गन बहुत दूर दूर प्रेजेंट है वहां पे क्या करेंगे? मैम ब्लड या हार्मोन के थ्रू भेजेंगे। के थ्रू जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हर जगह पे पाया जाता है, हर जगह सर्कुलेट होता ब्लड। रहता है? Blood. ब्लड। तो हम क्या करेंगे भाई, इस ऑर्गन को बोलेंगे कि भाई तू अपना जो मैसेज है ना आज साइड में जो ब्लड बिल्डअप है उस ब्लड के अंदर डाल दे। और फिर जैसे ही ऑब्वियसली पता है हमको ब्लड तो हर जगह पे जाता है, तो ये ब्लड इस ऑर्गन के पास जाएगा, इस ऑर्गन पे भी सिग्नल चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ऑर्गन तो बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में। लेट सपोज यहाँ पे एक ऑर्गन है, यहाँ पे एक ऑर्गन है, ये ब्लड यहाँ पे भी आएगा, ये ब्लड यहाँ पे भी आएगा। अब लेकिन मुझे जो सिग्नल देना है, मुझे सिग्नल देना है ये फर्स्ट वाले को, इस वाले ऑर्गन को। लेकिन सिग्नल तो फिर ये और ये इसमें से कोई भी रिसीव कर लेगा। मैम बोला आयुष। मैम सॉरी वो लेट हो गया था, वो वर्कआउट कर रहा था ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो मैम आप क्या करा रहे हो आज? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर बस अभी स्टार्ट किया। मैम क्या करा रहे, इसमें क्या क्या पढ़ा लिया आपने? अभी तक कुछ नहीं करा, अभी तक सब बेसिक बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या। ओके मैम। ठीक है, तो अब खुद बताओ कि भाई मेरे पास एक ऑर्गन से मेरे को सिग्नल देना है, तो पहली कंडीशन की ऑर्गन जो है वो साइड बाय साइड होंगे तो डक्ट के थ्रू चला जाएगा। और बहुत दूर दूर होंगे तो क्या करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी पूरी बॉडी के अंदर डक्ट्स तो नहीं बना सकते हम लोग, नहीं बना नो सकते ना मैम। पूरी बॉडी के अंदर डक्ट्स। नहीं मैम। बताओ फिर क्या करेंगे? सोचो। मैम न्यूरॉन के थ्रू। न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स जाती है, सिर्फ मैसेज नहीं जाता, सेंसरी इम्पल्स जाती है। मैम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जा सकता है, लेकिन मेरे पास जो ये ऑर्गन्स है ना सेंसरी ऑर्गन नहीं है, ऐसे मान के चलो। मैम ब्लड। हाँ एग्जैक्टली, ब्लड के थ्रू जा सकता है। अब मैंने बता दिया था देखो अभी ब्लड के थ्रू जा सकता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ब्लड तो मेरे सारे ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ रहा है, मुझे ये सिग्नल इस वाले ऑर्गन से निकाल के इस वाले ऑर्गन को ही देना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए क्या करना है, मैंने लेट सपोज ये ऑर्गन था, इस ऑर्गन ने यहाँ पे अपने मैसेंजर रिलीज कर दिए और ये मैसेंजर सारे ऑर्गन्स के थ्रू होते होते जा रहे हैं, लेकिन इस मैसेंजर के पर्टिकुलर रिसेप्टर इसके टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, इस मैसेंजर के पर्टिकुलर रिसेप्टर इसके टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर। तो जिस टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर मैसेंजर होगे उसी के ऊपर ये जाके बाइंड कर जाएगा, बाकी ऑर्गन्स के थ्रू बस निकल के चला जाएगा उनके सामने से। आया समझ में? यस मैम। नहीं समझ में मैम। आया होगा टेंशन मत लेना, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते करते आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब जरा एनसीईआरटी में फर्स्ट मैम पैरा एक बार देखो। रिकैप कर दोगे? मैंने देखो बेटा ये बताया है, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं ना, एक मैसेंजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक मैसेज ट्रांसफर करना है तो किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर करेगा, तो किस फॉर्म में करेगा? मैंने बोला केमिकल मैसेंजर्स वो रिलीज करेगा, एक ऑर्गन से दो ऑर्गन बिल्कुल पास पास होंगे तो उनके बीच में डक्ट आ जाएगी, डक्ट के थ्रू चला जाएगा। लेकिन लेट सपोज दो ऑर्गन बहुत दूर दूर है तो पूरी बॉडी के अंदर तो हम डक्ट नहीं डाल सकते ना, इतनी सारी की इतनी पूरी बॉडी में डक्ट्स ही डक्ट्स हैं, तो उन दो बहुत डिस्टेंस पे जो ऑर्गन्स है उनके बीच में सिग्नल कैसे जाएगा कि एक ऑर्गन है वो अपना सिग्नल ब्लड में रिलीज कर देगा और ब्लड के थ्रू होता हुआ वो टारगेटेड ऑर्गन तक चला जाएगा। फिर प्रॉब्लम आई ओके कि मैम। भाई ऑर्गन बहुत सारे हैं, वो सिग्नल किस कोई और दूसरा ऑर्गन भी ले सकता है, लेकिन नहीं, जिस ऑर्गन तक हमें पहुंचाना है उसी ऑर्गन की बॉडी के ऊपर उस मैसेंजर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो उन रिसेप्टर्स को देख लेगा और उसी से जाके बाइंड कर जाएगा। ये अभी बहुत बेसिक बताया है मैंने आप लोगों को, बहुत ज्यादा बेसिक।
आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे। अब इन्होंने इस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो, एनसीईआरटी खोल के बैठना सबके सब, एनसीईआरटी है ना सबके पास अपनी अपनी? मैम इसमें से तो कुछ नहीं कटा ना? यस नहीं मैम नहीं, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारा आएगा ये, ठीक है। यू हैव already learned that the neural system provide a point to point rapid coordination among organs। अब न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में क्या होता है कि दिस इज माय हैंड, इस पे मैंने ऐसे, ये मेरा पेन है, पेन के नन्हे पे से करा। अब ये तो पॉइंटेड नहीं है ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता तो पेन फील होता, तो ऐसी करती तो मैं एकदम से हाथ हटा रही हूँ, तो क्या था, यहाँ से मैंने सिग्नल ट्रांसफर करा तो न्यूरॉन्स के थ्रू होते होते कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कोड तक, और फिर स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगी कि मुझे हाथ को हटाना है, विथड्रॉ करना है बॉडी पार्ट को, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन था ऑर्गन्स के बीच में। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला तो फास्ट जरूर है, लेकिन वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट ऑल सेल्स ऑफ body and the cellular function need to be continuously regulated, a special kind of coordination integration has to be provided। कि भाई ये जो प्रोसेस है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है, तो इसके लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि ऑर्गन्स के बीच में कॉन्टिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन बना के रखे, दो ऑर्गन्स के बीच में कॉन्टिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन बना के रखे। जैसे कि हमारी ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, मतलब ब्रेन में नहीं, हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमेशा अपने अंदर से सिग्नल रिलीज करती रहती है, और वो सिग्नल जाते हैं किसके पास, पढ़ेंगे हम ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो सिग्नल हमेशा आते रहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपने अंदर से हार्मोन्स रिलीज करती रहती है, ये चलता रहता है हमेशा। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई ये सारे के सारे जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स तो थे हमारे जो सिग्नल लेके जाते थे, लेकिन न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा शॉर्ट लीव थे, एक सिग्नल लेके गए वहीं पे बेचारों की डेथ हो गई, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological function in the body। न्यूरल सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलके हमारी बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। बताओ, फर्स्ट पैरा समझ में आया? यस मैम। यस खुशी ने पूछा व्हाट इज इनोवेट, इनोवेट बताना बच्चों क्या होता है, व्हाट इज इनोवेट? इनोवेट पूछा किसी ने कि मैम इनोवेट, नर्व फाइबर्स डू नॉट इनोवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सोचो, the nerve fibers do not innervate all cells of the body। इनोवेट का मतलब होता है सप्लाई करना, यस मैम। इम्पल्स को सप्लाई करना। तो ये बोल रहा है कि जितने भी नर्व फाइबर्स है वो सारे के सारे बॉडी के सेल्स में इम्पल्स को सप्लाई नहीं करते, लेकिन हमें चाहिए कि जो पूरी बॉडी का सेलुलर फंक्शन है वो तो कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली रेगुलेशन चाहिए हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में। तो इसीलिए हमें एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हैंडवर्क कर लो जल्दी से। ये फर्स्ट पैरा तो सबको समझ में आ ही गया है। सबसे पहले लिखो, हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट वन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नोट्स अच्छे से बना लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड एक और, द थर्ड वन इज, सोचो, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? मैम जिनमें जिनके डक्ट्स नहीं अंदर होती, जिनमें डक्ट्स होती है। हाँ मैम, जिसमें होती डक्ट्स होती है। डक्ट्स प्रेजेंट, और एंडोक्राइन में डक्टलेस, डक्ट्स नहीं मैम होती। डक्टलेस।
डक्ट्स एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन का मतलब ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन ने अपने अंदर से कुछ सिक्रीट करा, तो सिक्रीटेड जो पार्ट है वो इस ऑर्गन तक डायरेक्टली जाएगा इस डक्ट के थ्रू। मैम तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आपका सिक्रीटरी ऑर्गन जो सिक्रीट कर रहा है और वो ऑर्गन जिस तक मेरे को पहुंचाना है, टारगेटेड ऑर्गन, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, यस मैम। आसपास होने चाहिए ना। एग्जाम्पल बताओ अभी इसका। मेमोरी ग्लैंड पढ़ा है ना, मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी ग्लैंड के पास मेमोरी होती हैं, एग्जैक्टली, सलाइवरी ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, इन सब के पास स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती हैं अपने सिक्रीशन को टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन कहाँ रिलीज करती हैं, सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में। थ्रू ब्लड। रिलीज इनटू ब्लड, लिख सकते हैं नहीं। इनका सिक्रीशन हमेशा क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं इनका सिक्रीशन। एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या फिर थाइमस ग्लैंड। थाइमस के बारे में एक स्पेशल चीज सुनते हैं ना हम लोग, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है, होगा ना। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का बताओ। पेनक्रियास। और गोनैड्स, गोनैड्स में जैसे टेस्टिस एंड ओवेरी। टेस्टिस हार्मोन भी सिक्रीट करती है और गैमीट भी सिक्रीट करती है, ओवरीज हार्मोन एंड, मतलब ये डक्टेड भी हो सकती है डक्टलेस भी हो सकती है, इसलिए वी आर कॉलिंग देम हेट्रोक्राइन। तो हमेशा याद रखना, एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सारी वो ग्लैंड जिसका सिक्रीशन ब्लड के थ्रू होता हुआ जाता है। सॉर्टेड यहां तक? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अंजलि तावर, अंजलि शाह, अंजलि शाह है ना, हाँ समझ आ रहा है, बताओ जल्दी से। यस मैम। मानसी, शीतल, यशिका, यशिका बेटा बोल लिया करो थोड़ा बहुत क्लास में, एनर्जी नहीं जाती बोलने से, एनर्जी आती है। तो अभी मैंने एक टर्म लिखा हॉर्मोन्स, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों व्हाट आर हॉर्मोन्स, क्या आंसर दोगे? हॉर्मोन्स क्या होता है? क्वेश्चन आता है यहाँ पे नीट में, नर्सिंग में भी आएगा और नीट में भी आएगा, दोनों में आएगा। जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। which are secreted directly into blood. एग्जैक्टली, देखो सबसे पहले क्या ये हमको किसी टाइप की एनर्जी देते हैं? नहीं देते, नो मैम। नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। क्या हम बाहर से हॉर्मोन्स खाते हैं कि भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है मैं ग्रोथ हार्मोन खा लेती हूँ? नो मैम। नहीं आते ना, टेबलेट्स की फॉर्म में कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स है। बट दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, और वो सब्सटेंसेस, हाँ बोलते टाइम स्पेलिंग बड़ी गलती लिखती हूँ, substances, chemical substances, these chemical substances are biogenic in nature. Biogenic का मतलब क्या होता है? synthesized by body, वो हार्मोन जो कि हमारी, वो केमिकल जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बायोजेनिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं।
ठीक है, मार्केट में नहीं अवेलेबल होते। तो नॉन मैम न्यूट्रिएंट है। हाँ बेटा मैम एक डाउट है पूछो। मैम, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी तो हॉर्मोन्स है ना? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी हॉर्मोन्स है, उनकी आर्टिफिशियली बनाए हुए सब्सटेंसेस, नेचुरल नहीं है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मैम बट वो बॉडी से भी तो सिंथेसाइज होते हैं और हाँ वो बॉडी उनकी से, टैबलेट्स भी आती है। एग्जैक्टली वो बॉडी से भी सिंथेसाइज होता है बिकॉज दीज आर द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स को केमिकली बहुत इजीली सिंथेसाइज किया जा सकता है। स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स है ना वो, यस। उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल सब्सटेंसेस है, बायोजेनिक जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, एंड दे आर आल्सो नोन एज इंट्रा इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? Intracellular. इंट्रा मैम है इंटर? इंटर। इंटर, वेरी गुड। इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन, ये हमेशा कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत Trace कम amount. अमाउंट में होते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हॉर्मोन्स के बारे में बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट एंड दीज आर द बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। द फर्स्ट वन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट एंड बायोएक्टिव। ठीक है, स्लीम समझ आ रहा है? लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। हो गया मैम। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है, जो कि आपका जनरल नॉलेज टाइप से आ जाता है। सबसे पहला हार्मोन वो कौन सा है जिसको सिंथेसाइज किया गया था? मैम इंसुलिन। इंसुलिन। नहीं, मैम secretin. secretin, exactly the first hormone which is synthesized, secretin. Duodenum से secrete होता है. Exactly, ये duodenum के एपिथेलियम से secrete होता है। साइंटिस्ट ने इस हार्मोन को डिस्कवर किया था? बेलिस एंड स्टार्लिंग। Yes, and start. याद रहेगा, secretin was the first hormone. Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम, रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड। बताना क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? वाइस वर्सा है दोनों? यस मैम। एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकती है और नर्वस सिस्टम हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में। अब आ जाओ, लिख लिया इसको, एनसीईआरटी पे आता है फिर। हो गया मैम। चलो, अब जितना मैंने अभी तक बताया ना, उसको देखो, वही लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में।
सबसे पहले इन्होंने लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में। हमने पढ़ लिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है, जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल देम डक्टलेस ग्लैंड। इनका सिक्रीशन हमेशा क्या होता है, हार्मोन्स होता है। तो अगर आपसे कोई हार्मोन्स की केमिकल डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर्स है। कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर रिलीज होते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन तक, जो कि डिस्टेंसली लोकेटेड, बताया था ना, ये बहुत दूर दूर अगर दो ऑर्गन्स है, डक्ट्स बनाना उनके बीच में पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंसली लोकेटेड। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज, क्या कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट है, लिख लिया पॉइंट, केमिकल है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह वर्क करेंगे और हमेशा कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस। सारी चीजें वही लिखी है हमने एनसीईआरटी वाली। यस मैम। यस मैम। फिर आता है, फिर बोलते हैं न्यू डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrate and human endocrine system। इन्होंने पूरा का पूरा आगे बताया हुआ है। अब सिंपली यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि इनवर्टिब्रेट के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है और वर्टिब्रेट के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, वो हमें याद रखना है। याद रहेगा? तो इस वाली लाइन को हाईलाइट कर लो कि भाई इनवर्टिब्रेट जो है उनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जिनके पास बहुत ही कम टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जबकि बहुत सारे नंबर में हार्मोन्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इस वाले डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्टली आपको डायग्राम बना के दे देंगे और आपसे लेबलिंग करा लेंगे इसकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वैसे ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो ही जाएगा कि भाई हमारे पास सबसे पहले ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे की साइड वो पीनियल ग्लैंड दिखाई थी ना कल आप लोगों को, छोटी सी शेप की ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे ही प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी और उनके पीछे की साइड पीनियल ग्लैंड। फिर जब आप नेक वाले पार्ट में आएंगे, आपके नेक पे होती है थायराइड ग्लैंड और उसी के पास होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और फिर यहाँ पे आपकी होती है थाइमस, थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट के पास होती है, याद रखना। फिर पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, आपकी किडनी के ऊपर एक कैप शेप स्ट्रक्चर होती है विच इज एड्रिनल ग्लैंड। फिर गोनाड्स की बात करेंगे, फीमेल्स के अंदर ओवरी होगा, मेल्स के अंदर टेस्टिस होगा। ये सारी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ब्रेन वाले पार्ट में, फिर थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस। लोकेशन याद रखनी है इसकी। एंड एक और चीज, कलर डायग्राम नहीं आता एग्जाम में, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम आता है, बनाना नहीं इस डायग्राम को, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हो ना, तो इस पे इम्पोर्टेंट लिख लो वैसे करके, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आ जाओ, इन्होंने लिखा है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, पढ़ो क्या लिखता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब कहीं पे भी एंडोक्राइन ग्लैंड टर्म याद आएगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए डक्टलेस ग्लैंड्स, हमेशा हार्मोन्स प्रोड्यूस है ना, एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिनके अंदर से हार्मोन्स रिलीज होके आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथाइड, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। इन एडिशन टू दीज, इसके साथ साथ सम अदर ऑर्गन जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स के बारे में, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स लीवर के अंदर भी हम पढ़ते हैं, किडनी के अंदर भी। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इन सबको हमें ब्रीफ में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हम लोगों को डिसऑर्डर्स को डिटेल में करना है, याद है ना सबको,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिसऑर्डर्स हमें डिटेल में पढ़ना। चलो, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप अलग से नोट बना रहे हो तो नेक्स्ट वन लिखना आपको हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। पहले लिखो। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्लैंड है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ओरिजिन कैसा होता है? ओरिजिन हम जर्मिनल लेयर्स के टर्म से बात करते हैं। वी हैव Ectoderm. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो हमें बात करनी है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये इन तीनों लेयर्स में से किस लेयर से मिलके बना हुआ है? एक्टो सबसे बाहर वाली लेयर, एंडो सबसे इनर मोस्ट, एंड द मिडल वन इज Meso. Mesoderm. जोया, मीजोडर्म। वेरी गुड। तो इसी रिस्पेक्ट में हाइपोथैलेमस इज एक्टो Ectodermal. डर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है इसकी लोकेशन क्या होती है। ये आपका फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन और ब्रेन में डाइनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। Yes. लोकेशन याद रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये किस किस के बीच में लिंक बना के रखता है? ये लिंक बना के रखता है आपके न्यूरल सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम। Endocrine. न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम में एक सिग्नल बना के रखता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये रिलीज क्या करता है अपने अंदर से? इसके अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का एक ग्रुप होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियाई, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। और यही न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स अपने अंदर से रिलीज करती हैं क्या? दे सिक्रीट Hormone. और इन हॉर्मोन्स का काम क्या होता है? ये हॉर्मोन्स जाके सिग्नल देते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर ये क्या करते हैं यही हॉर्मोन्स? दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द Pituitary. synthesis and secretion. Synthesis and secretion are two different words. Yes. Are two different words. अनाशुआ बताओगे आप? अनासुआ ही है ना आपका नाम? अंशुआ या अनाशुआ? Anashua, ma'am. अनशुआ। बताओगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है? Synthesis मतलब तैयार करना, हाँ, बनाना किसी चीज को, हाँ, है ना? और secretion Secretion? मतलब रिलीज। एग्जैक्टली तो एक होता है सिंथेसिस मतलब बना रहे हैं किसी चीज को, और सिक्रीशन का मतलब होता है वहां से बनाने के बाद उसको रिलीज आउट करा रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज में होता है ना, प्रोडक्ट बन रहा होता है तो सिंथेसिस चल रहा है प्रोडक्ट का, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाकी दूसरे लोगों के पास, तो वो सिक्रीशन चल रहा है। ठीक है। Yes. तो इसका काम है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि आप ये वाला हार्मोन सिंथेसिस करो एंड फिर उसको सिक्रीट भी करो। ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ना, यहाँ से ये दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन्स आपके रेगुलेटिंग हार्मोन्स भी हो सकते हैं, या फिर इसको डिटेल में ही लिख लो, सिर्फ हार्मोन्स नहीं। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल सकते हैं। हाँ. कैन कॉल देम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब चलो इसको लिख लो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप के होंगे। एक वो हार्मोन्स जो कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, एक वो हार्मोन्स जो कि नेगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब कि भाई जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि आप अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करो, और नेगेटिव इफेक्ट का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि आप हार्मोन्स नेगेटिव इम्पैक्ट वाला रिलीज करो। ये अभी आपको नाम से समझ में आ जाएगा, तो इनको लिखना रिलीजिंग हार्मोन
और नेगेटिव वालों को इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स बोल सकते हैं। इट क्लियर, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल, फुल फॉर्म बताना, GHRH की फुल फॉर्म लिखते चलो अपने पास। gonadotropin releasing hormone. वो तो GnRH होना चाहिए ना। मैम ट्रोपिन ग्रोथ हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। लिखो चलो फुल फॉर्म। GnRH दो बार लिखा था यार आपने। GHRH है और नीचे GnRH। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो आप। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने वाला हार्मोन निकलेगा। और लेट सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड से, सॉरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GHIH रिलीज हो गया और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन मत रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH। आया समझ में? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का क्या फर्क है दोनों में? Yes, ma'am. और THRH थायरोटॉक्सिन हार्मोन। थायरोट्रॉप्सिन नहीं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाँ लिख लोगे ना? लिख दूं? रिलीजिंग हार्मोन को मैं शॉर्ट में RH से लिखूं, ठीक है। GnRH का मतलब गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन मतलब FSH, LH, ये सब गोनाडोट्रोपिन से होता है। Yes, ma'am. हाँ और CRH का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन मतलब कॉर्टिसोल जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन। TRH मतलब प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। है समझ में? ये आस्था देखो, एनसीईआरटी को देख लिया मैं एक बार, देखो जरा क्या Yes. लिखा है, पढ़ना एक बार। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में। और डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ह्यूमन ब्रेन में पढ़ते हैं हम। एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे अभी हमने देखा ग्रोथ हार्मोन पे भी है, प्रोलेक्टिन पे भी है, थायरोट्रोपिन पे भी है, गोनाडोट्रोपिन, हर जगह पे कहीं ना कहीं ये फंक्शन दिखा रहा है। वाइड रेंज हुआ या नहीं हुआ फंक्शंस का? Yes, ma'am. इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का एक ग्रुप होता है। दोज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर नोन एज न्यूक्लियाई। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, जो कि अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करते हैं। दोज हार्मोन्स आर नोन एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, दोनों चीजें। पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन, यहां से ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड हाउएवर the hormone produced by the hypothalamus, hypothalamus से जो hormones produce होता है that can be of two type. The first one we have releasing hormone. Releasing hormone, it means it will helps in releasing something which stimulate secretion of pituitary hormone, कि भाई pituitary hormone वहां से secrete हो, बाहर निकले। Inhibiting का मतलब होता है जो secretion को रोकेगा, inhibit करेगा। For example,
एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन इन्होंने ले लिया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि आप वहां से क्या रिलीज करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, gonadotropin. है ना। तो ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन अगर रिलीज हुआ कहां से, हाइपोथैलेमस से। अब ये सोमैटोस्टेटिन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ हार्मोन जो कि इनहिबिट करेगा किसको, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये सोमैटोस्टेटिन पता है क्या है, दिस GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोलता है सोमैटोक्राइनिन, लिख लेना इसको। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोक्राइनिन। मैम लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दिस इज सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से। एंड किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर को, कि भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो पिट्यूट से। दीज हार्मोन्स originating in the hypothalamic neurons passes through axon and are released from these hormones reach the pituitary। ये वाला पार्ट अभी समझाऊंगी, इतने वाला डायग्राम से। यहां तक बताओ मेरे को समझ में आया क्या, यस मैम। आगे ना Yes, समझ में। ma'am. अब एक डायग्राम मैम ये बनाओ। स्टोमेटोस्टैटिन है या स्टोमेटोट्रोपिन है? सोमैटोट्रोपिन या स्टेटिन बात एक ही है दोनों, ओके मैम। सोमैटोक्राइनिन अलग है सर। डायग्राम इन्होंने भी दिया हुआ है वैसे, चेक इनका डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, मैं ये वाला डायग्राम आपको बनवाने वाली हूँ, चलो बना ही लेता है, और अच्छे से समझ में आएगा। सब बनाना इस डायग्राम को। लेट्स सपोज ये ऊपर की साइड आपकी क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ही कनेक्टेड होती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होती है। तो ऊपर है हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों के बीच में ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको कनेक्ट कर रहा है, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रही हूं ना मैं, दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा लेबलिंग ज्यादा है, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना स्टार्ट किया। नहीं समझ में आएगा बता देना, ठीक है। अब भाई ये हमको ये समझाता है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक हमको क्या लेके आना है, हॉर्मोन्स लेके आना है, लेके आना है ना गोनाडोट्रोपिन। आइदर इट कैन बी रिलीजिंग और आइदर इट कैन बी इनहिबिटिंग, कुछ भी हो सकता है। अब जरा एक बार पिट्यूटरी की लेबलिंग पे आ जाओ। पिट्यूटरी का जो आगे वाला पार्ट है, दिस वन, यहाँ पे ना ऐसे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है ऐसे, ऐसे डिप्रेशन होता है। तो ये आगे वाला पार्ट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंड ये पीछे वाला Posterior pituitary. सिर्फ यही पार्ट है। देखो हाइपोथैलेमस एक यही पार्ट है जो बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके बाद सारी चीजें बहुत इजी होती चली जाएंगी। तो इसी पार्ट को अच्छे से समझ लो, आगे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस चैप्टर में। अब बीच वाला पार्ट Intermediate. इंटरमीडिएट, ठीक है। तो पहली चीज ये याद रखनी, पिट्यूटरी के अंदर तीन पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द मिडल वन इज इंटरमीडिएट। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। डायग्राम में ही ये लेबलिंग कर देना। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज न्यूरो hypophysis and it is also known as pars
नर्वोसा। याद रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे टर्म्स। एडिनो हाइपोफाइसिस इज आल्सो नोन एज पार्स डिस्टालिस। इंटरमीडिएट इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया। इतनी चीजें लिखो। हो गया मैम। ठीक है ना। अब क्या है कि भाई हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब सिग्नल आएगा ना, तो वो सिग्नल डायरेक्टली ब्लड के थ्रू होता हुआ आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिग्नल आता है डायरेक्टली ब्लड के, तो कौन सी वेन के थ्रू सिग्नल आता है, उसको बोलते हैं अब आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये याद रखना है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल आ जाएगा। अब बचता क्या है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिग्नल कैसे आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सिग्नल आता है न्यूक्लियाई के थ्रू आता है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स विच इज नॉन एज न्यूक्लियाई, एंड वही हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है अपने अंदर से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये मेरे पास न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन पूरी एक्सटेंड हो जाती है, एक ही न्यूरॉन, ये नहीं कि न्यूरॉन एक न्यूरॉन ने सिग्नल दिया दूसरे को दिया उससे आगे आगे चला, एक ही न्यूरॉन एक्सटेंड होके कहाँ तक आ जाएगी, आपके पोस्टीरियर तक आ जाएगी। इनके थ्रू ये सिग्नल लेके आती है। तो अगर एंटीरियर में बात करेंगे तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू आएगा, और अगर हम पोस्टीरियर में बात करेंगे तो डायरेक्ट न्यूक्लियाई के थ्रू सिग्नल आएगा। ये दो चीजें अब मैंने आप लोगों को याद कराई। अब इसको एक बार बना लो डायग्राम को, फिर एनसीईआरटी की लाइन दिखाती हूँ उन्होंने क्या लिखा है इसको। मैम जो आपने ये बनाया है इसको क्या बोलेंगे? ये जो न्यूरॉन्स बनाई हैं, हाँ अच्छा, न्यूरॉन्स मैम। न्यूरॉन न्यूक्लियाई बोल देते हैं यहाँ पे हमें। इनका नाम Okay, भी ma'am. लिख लो, यहीं पे लिख लो इनका नाम। दो प्रेजेंट होती है, दो न्यूक्लियाई यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज नोन एज PVN। PVN का फुल फॉर्म है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एंड द सेकेंड वन इज SON, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। PVN और SON दो न्यूक्लियाई होती हैं यहाँ पे। पार्स डिस्टालिस कौन सा पार्ट होता है एवरीवन? Anterior. एंड ये पार्स नर्वोसा, Posterior. Posterior. पार्स इंटरमीडिया, Intermediate. लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखना जरा इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ में आएगा क्या। On the somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary। ये हार्मोन कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर। passes through एक्सोन, एक्सोन के थ्रू passes and release through their nerve ending, अपनी नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज होते हैं। and these hormone reach the pituitary gland। मतलब पहली कंडीशन इन्होंने बोल दी कि ये हार्मोन्स किसके थ्रू, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, या फिर जिसको हमने न्यूक्लिया लिखा, एक्सोन, और उन्हीं से कहां तक, उनकी नर्व एंडिंग मतलब साइनेप्टिक नोब वाले पार्ट तक, वहां तक आता है। या फिर दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम था उस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का, कौन सी वेन थी, हाइपोफाइजियल आर्टरी। पोर्टल वेन, ठीक है। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन रेगुलेट करती है वो,
एंटीरियर पिट्यूटरी का ना करते हैं ना, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके कांटेक्ट में है? डायरेक्ट न्यूरल कांटेक्ट में है या नहीं है? ईवीएन और एसओएन के कांटेक्ट में है। हाँ आ गया लाइन समझ में सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक और बार बता दो। देखो अभी एक और बार बताना है इस वाले डायग्राम से। देखो सिंपल, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ने सिग्नल दिया, तो ये सिग्नल कहाँ पे आया? हॉर्मोन्स कहाँ पे आ गए? मतलब हाइपोथैलेमस से निकल के हार्मोन किस में आ गए? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में आ गए, और हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन एंटीरियर पिट्यूटरी तक आई, और इसने यहाँ पे पिट्यूटरी को सिग्नल दे दिया। लेकिन पोस्टीरियर के केस में क्या होता है? पोस्टीरियर के केस में कोई पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम ना होने की वजह से आपकी जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है वही अपनी नर्व एंडिंग को एक्सटेंड करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक सिग्नल लेके आते। देखो ये यहीं तक फिनिश हो गए, और इसने सिग्नल किसको दे दिया? हार्मोन को दे दिया। खुद नहीं जा रही है पिट्यूटरी तक ये न्यूरॉन, लेकिन पोस्टीरियर के केस में उसको खुद आना पड़ रहा है सिग्नल देने के लिए, हॉर्मोन्स को देने के लिए। यस मैम। ठीक है, तो एंटीरियर के केस में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेटेड है, और पोस्टीरियर के केस में डायरेक्ट नर्व्स के, न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड। मैम ये छोटा वाला न्यूरॉन पीवीएन है? नहीं नहीं, ये छोटे वाला पीवीएन नहीं है, यहाँ पे पीवीएन एसओएन यहाँ पे दो अलग होता है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है इसका। जो पोस्टीरियर वाला है ना, इसके अंदर दो पार्ट होता है, पीवीएन और एसओएन। ओके मैम। ठीक है, उसको भी लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को। चलो उसी वाले पार्ट को लिखना चाहो उसी को लिख लो। नहीं यहीं से पढ़ता है, यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा अभी। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, लिख ही लेता है। अभी लिखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब। जो मैंने आपको अभी वाले लिखवाए थे ना, गोनाडोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, वो सारे वो हार्मोन्स थे जो कि एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। सारे एंटीरियर वाले थे वो। अब पोस्टीरियर वाले देखना, पोस्टीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर में हमने देखा हमारे पास दो टाइप के न्यूरॉन्स थे। कौन कौन से? पीवीएन, पीवीएन एसओएन। एसओएन। पीवीएन की फुल फॉर्म पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, Paraventricular nuclei. और एसओएन सुप्राऑप्टिक Supraoptic nuclei. न्यूक्लियाई। तो ये जो पीवीएन है ना, ये रिलीज, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा से। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन। और एसओएन कौन से क्या सिक्रीट करता है? वेसोप्रेसिन एस्ट्रोप्रेसिन, या फिर वी कैन कॉल इट एडीएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यस मैम। Yes, ma'am. ना, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, और मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। वेरी गुड। और इसके साथ साथ स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। वेसोप्रेसिन क्या काम करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन Contraction कराता है। Contracts. दोबारा बोलो। मैम कॉन्ट्रैक्शन कराते ना ब्लड वेसल्स का। या फिर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय बाय किस जगह पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट? डीसीटी। हाँ डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट। लिखो इस वाले पार्ट को। तो
मैम लिख लिया। ये तो था हमारा पोस्टीरियर लोब के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। वो हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल के किसको सिग्नल देंगे? पिट्यूटरी को ही तो सिग्नल देंगे ना। अब पिट्यूटरी हमें समझना है, पिट्यूटरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ पे था? डाइनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में था। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे? बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। उस बोनी कैविटी को बोलता है सेला टॉर्सिका। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अटैच किससे होता है? हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबल। अभी लिखवाया था ना इनफंडिबुलम। अगर हम पिट्यूटरी को देखें तो पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली मतलब होता है अंदर से, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक इन्होंने डार्क कलर से दिखाया हुआ है, एक लाइट कलर से दिखाया हुआ है। एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। इंटरमीडिएट वाला पार्ट भी होता है, इन्होंने आगे लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, इसी को इन्होंने आगे दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एडिनो हाइपोफाइसिस एक पार्ट को लिख दिया पार्स डिस्टेलिस, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दिया, और एक पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस को बोला कि भाई पार्स डिस्टेलिस दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस इज एंटीरियर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे? नो। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को बोल दिया इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड फिर दे आर सेइंग कि भाई जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो लिखवा दिया आपको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सब स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। और जो आपका पार्ट इंटरमीडिया है, इंटरमीडिया बीच वाला पार्ट, ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, याद रखना है, विच इज मेलानोसाइट। मेलानोसाइट भाई हमारा स्किन कलर कैसा होगा? मेलानिन। जितना ज्यादा हम स्किन सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं उतना ही ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होता जाता है। क्यों होता है अच्छा मेलानिन सिक्रीट होना? क्या जरूरत है एग्जैक्टली मेलानिन को सिक्रीट? स्किन के लिए होता है ना मैम, स्किन पिगमेंटेशन। हाँ लेकिन जरूरी क्यों है स्किन पिगमेंटेशन? मैम हमें प्रोटेक्टिव कवर देता होगा। हाँ प्रोटेक्टिंग कवरिंग। सनस्क्रीन लगा के कौन कौन निकलता है धूप में? मैम मैं लगाते हो सनस्क्रीन? हाँ। गर्ल्स तो लगाती होंगे सब। मैम हम तो ऐसे निकल लेते हैं। मैं भी ऐसी थी अपने टाइम पे, मैं हम नहीं लाते। है ना। तो पता है वो सनस्क्रीन क्यों लगाता है? वो सनस्क्रीन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि भाई जो सन से डायरेक्ट यूवी रेज आती है ना, वो यूवी रेज हमारी स्किन को हार्म कर देती है। तो मैंने तो अभी तक सनस्क्रीन ही नहीं लगाई, कैसी होती है यूज ही नहीं करी। तो सनस्क्रीन हमारी स्किन को डैमेज कर दे, सनस्क्रीन बोल रहे यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। अब हम सनस्क्रीन तो लगा के नहीं घूम रहे, अब भाई हमारी बॉडी जो है नेचुरली हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो क्या करती है हमारी जो स्किन है ना, हमारी स्किन के बेनीथ साइड में मेलेनिन हार्मोन आके, मेलेनिन पिगमेंट एग्जैक्टली वो जैसे जैसे हम जितना ज्यादा हम सन के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ही ज्यादा वो हमारी स्किन के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा वो इकट्ठा होता चला जाता है क्योंकि वो आता है भाई हमारी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बेचारा मेलेनिन क्या करे, उसका डार्क भी तो कर कलर देता है बॉडी कलर को। वो इसीलिए तो डार्क होता है क्योंकि मेलेनिन का खुद का कलर डार्क है, इट्स अ डार्क कलर पिगमेंट। अगर सपोज उसका कलर लाइट होता तो हम जितना ज्यादा धूप में रहते ना उतने ज्यादा गोरे होते। हाँ मैम। हाँ मैम। यस। समझ आ रहा है? मैम ये था मेलेनिन का। तो मेलेनिन को ये मत, अगर आप काले हो रहे हो ना तो इट मीन्स आपकी बॉडी आपको बचा रही है धूप से। उसके बाद सनस्क्रीन में मेलानिन होता है। मैम सनस्क्रीन लगाना है फिर? सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि मेलेनिन ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज ना हो आपके स्किन के अंदर, आप काले ना हो। मैम बट ना फिर नेचुरल कलर 1 महीने में सही हो जाता है, जैसे अगर होता काले है। हो भी जाते हैं सही हो जाता है। इतना जल्दी नहीं होता है। आप जनरली अपने पापा लोगों को देखना, जहां तक उनके क्लोथ या टी शर्ट्स रहती है ना वहां तक तो बिल्कुल कलर चेंज होगा और नीचे हैंड वाला कलर बिल्कुल डार्क मिलेगा। लेग्स पे चेक कर लेना, हाँ मैम। एक पूरा दिन धूप में रहो
तो जहाँ पे आपके शूज होंगे, जहाँ जहाँ से आपके सैंडल्स होंगे, वहां पे कलर लाइट और बाकी जगह पे कलर ओपन वाले पार्ट में डार्क हो जाते हैं, इतना ज्यादा टैनिंग हो जाता है। फिर D10 वगैरह करने पड़ते हैं। तो D10 का मतलब मेलेनिन हटाना ही होता है कि भाई जो मेलेनिन आया है उसको हटा दो। हम ठीक है, कैसे होता है D10? नेचुरल वे बताऊं D10 का? हाँ मैम। हाँ मैम। बता दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना ना, 2 स्पून बेसन लेना। लिया बेसन? ओके मैम। बेसन, उसके अंदर हाफ स्पून से थोड़ा सा ज्यादा वो कॉफी पाउडर डाल देना। कॉफी पाउडर डालना, और उसके अंदर बहुत हाफ स्पून से भी कम शुगर ऐड करना। उसके अंदर हाफ लेमन ऐड कर देना। थोड़ा सा हनी उसके अंदर ऐड कर देना। थोड़ा सा रोज वाटर उसके अंदर ऐड कर देना। और हल्की सी कर्ड होगी अगर घर पे, कर्ड डाल देना। कर्ड नहीं हाँ होगी तो मिल्क डाल देना। ये सारी चीजें डालना, अच्छे से मिक्स करना, उसको फेस पे लगा देना, 15-20 मिनट तक के लिए छोड़ देना, रिमूव आउट कर देना। हाँ, करते हो ऐसे? ये एग्जैक्टली मैं करती हूँ। इतना कौन करेगा भाई, करना पड़ता है। मैं अभी हैंड्स पे करता हूँ फिर। नहीं तो 30 की एज में जाके ना बूढ़े दिखने लग जाओगे। क्या आयुष? मैम कुछ नहीं। हैंड्स पे बोल रहे हो ना, हैंड्स पे भी लगा सकते हैं क्या? ये फुल बॉडी के लिए होता है, फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, जहां पे टैनिंग हो रखी है नेक वाले एरिया पे, सब जगह लगा सकते हो। किया करो, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो कर लिया करो, संडे में कर लिया करो। हाँ मैम, 15 मैं भी मिनट भी नहीं करती हूँ लगती, कभी कभी। 15 मिनट भी नहीं लगती। अब डॉक्टर बनना है, अब ये थोड़ी ना डॉक्टर बनते टाइम हम लोग MBBS में जा रहे हैं, हम लोग इस लायक भी नहीं बचे कि भाई एक अच्छी सेल्फी ले पाए। हाँ, बॉयज भी कर सकते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकती है। हाँ देखो, मैम, मैं अपने भैया को भी देती हूँ, जो भी बनाते हैं ना, हल्दी, भैया भी लगाते हैं साथ हल्दी में। भी डाल लिया और उसके अंदर हल्दी, हल्दी रह गई वो डाले, चलो लिख के दिखा, बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले लेना है बेसन, ठीक है, उसमें डालनी है हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालना, नहीं तो पीले पीले हो जाओगे। हनी डालना है, बहुत थोड़ा सा हनी डालना है। हनी सिर्फ किस लिए डालते हैं, मॉइस्चराइज करने के लिए, ड्राई ना हो जाए स्किन। हल्दी से एलर्जी है, फिर मत डालना बेटा। लेमन डाल लेना फिर, एंटीऑक्सीडेंट मैम मैं डालना तो जरूरी तुलसी होता भी है बस। डालती हूँ। हाँ, वो भी डालो, एलोवेरा जेल होगा, एलोवेरा जेल डाल दो, वो भी बहुत अच्छा होता है। कॉफी पाउडर डालो उसमें, कर्ड डाल लो, कर्ड होगा तो, नहीं तो मिल्क डाल लो, ठीक है। हल्का सा लेमन डाल लो, और लेमन नहीं डालना चाहते हो ना तो टमाटो होता है ना, उसका पेस्ट डाल लो, तो पानी निकलता है ना उसके अंदर से, वो भी बहुत अच्छा रहता है, वो डाल लो। ये डालना, और रोज वाटर होगा घर पे, रोज वाटर डाल लेना, अच्छे से मिक्स करना, फेस पे लगाना, 15 मिनट के लिए छोड़ देना। अच्छा, फिर नहा लो। हाँ, फिर नहा लो। नहीं, जरूरी नहीं है नहाना, फेस वाले पार्ट पे ही लगा रहे हो, वॉश करो, पढ़ने बैठ जाओ, हम लगा बढ़िया के है, छोड़ तो दो, सब पता है। 15-20 मिनट रिवाइज करो, इधर उधर घूम फिर के करना। क्या हुआ? मैम और भी कुछ होता है क्या? अभी पहले ये कर लेना, फिर बताऊंगी कुछ। पार्स इंटरमीडिया, मिलानोसाइट, मेलानिन हार्मोन, और मेलानिन का काम बता ही दिया, आपकी स्किन को बचाता है यूवी रेज से, आपकी स्किन के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है ताकि यूवी रेज आपकी स्किन को अफेक्ट ना कर पाए, और वो हमको काला बना देता है, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। However, in humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis. This is the important line. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको पार्स इंटरमीडिया अलग से कोई पार्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया पार्ट है ना, वो पार्स डिस्टालिस से ऑलमोस्ट मर्ज है। पार्स डिस्टालिस इज एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर। एंटीरियर, इसीलिए ऊपर एनसीईआरटी ने इसको किसके अंदर माना है, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर लिखा हुआ है, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर लिखा हुआ है ना, यस। समझ आ गया। फिर हमारे पास आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 हार्मोन है, वो लिखवा दिए, ऑक्सीटोसिन एंड
वेसोप्रेसिन जो कि सिंथेसाइज होता है बाय द हाइपोथैलेमस एंड एक्सोनली। एक्सोनली का मतलब एक्सॉन के थ्रू, न्यूरॉन्स का एक्सॉन पार्ट होता है ना, उसके थ्रू कहाँ तक आते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस तक आते हैं। गॉटेड यहाँ तक सबको? यस अब आ जाते हैं सबसे पहला हार्मोन हम लोगों के पास, विच इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, लेंथ इंक्रीज कराना आपकी, इसके साथ साथ आपकी बॉडी शुगर को भी ये बढ़ाता है। इसका मतलब बॉडी शुगर बढ़ाता है तो कैसा इफेक्ट शो करता है ये, डायबिटोजेनिक ना। डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी शुगर, ब्लड शुगर ही तो बढ़ जाता है ना, तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में अगर आप देखें, ग्रोथ हार्मोन, लेट सपोज आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की हुई डेफिशिएंसी, या फिर हो गया ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी हुई बॉडी के अंदर तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ड्वार्फिज्म। बोने हो जाएंगे। एक्सेस हुआ, हाँ बोने हो जाएंगे। एक्सेस हुआ तो दो कंडीशन आएगी, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। अब ये जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म तो पता है बोने हो जाएंगे, बट ये जाइजेंटिस एक्रोमेगाली में क्या डिफरेंस है? एक्रोमेगेली में बस फेस वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है ना। क्या होता है ना, मैम जाइजेंटिज्म, थर्ड में होता है। देखो कंडीशन समझो, लेट सपोज जाइजेंटिज्म का मतलब ये होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन बाय बर्थ ही आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है बाय बर्थ, तो इसका मतलब जो आपकी बॉडी है, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ एबनॉर्मल होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी कि भाई जितने लंबे हाथ है, उतने लंबे पैर है, उतने लंबा फेस है, हर चीज ऐसी ही होगी, एक यूनिफॉर्म हाइट बढ़ेगी। लेकिन एक्रोमेगैली मतलब जाइजेंटिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का जो एक्सेस होता है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन एक्रोमेगैली के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है, कब, जब 19 से 20 की एज के बाद, 19 से 20 की एज, लेट सपोज अभी आप लोग ऑलमोस्ट 18 या 19 के बीच में होंगे एज में, 20 तो कोई भी नहीं होगा आप में से, 18 17 18 19 इसमें होंगे। अब आपके अंदर अभी आपकी हाइट जो है एकदम नॉर्मल चल रही है, लेट सपोज अचानक से क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग गया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगी, हो सकता है आपका फेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, आपके हाथ बहुत ज्यादा बड़े हो जाए, आपका जो पाल्म है ये अचानक से बहुत बड़ा होने लग जाए, तो एक नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखेगी ना, डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन, है ना, इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली, जिसके अंदर मैम ये सब में बॉडी होता में, है? सब में नहीं होता बेटा, डिसऑर्डर है ये, अच्छा वही मैम। सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं इसके अंदर, और डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो जाता है। बताओ, आया समझ में? मैम ये जेनेटिक भी हो सकता है ना? जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, जाइजेंटिज्म तो जेनेटिकली होगा ही होगा क्योंकि वो बाय बर्थ है, और एक्रोमेगैली म्यूटेशन वगैरह की वजह से भी हो जाता है। ओके। लिख लो उसको जल्दी से। मैम ड्वार्फिज्म भी तो हो सकता है जेनेटिकली। क्या क्या? मैम ड्वार्फिज्म भी तो जेनेटिकली हो सकता है। हाँ वो भी जेनेटिकली हो सकता है। मैम मैंने तो बोने लोगों की फैमिली पूरी देखी है। मैंने भी देखी है ना, इसलिए पूछा। मैम हम मैंने ये भी इसलिए सुना, मतलब जो बोने लोग होते हैं उनकी जो एज हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है। कम कैसे हो सकती है? पता नहीं, मैंने सुना है कि मतलब जो उनकी एज होती है ना, वो मुझे आज तक कभी रीजन नहीं पता लगा कि उनकी एज क्यों कम हो जाती है। एज कम कभी नहीं होगी भाई, जितने बड़े वो हो रहे हैं वो तो होते ही रहेंगे, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा।
हाइट कम होती है सिर्फ, एज तो नहीं हो सकती कभी भी कम। एजनिंग हो सकती है, मतलब वो रिंकल्स वगैरह नहीं दिखते होंगे, ये हो सकता है, अच्छा ओके। ऐसा हो सकता है, बट एज का तो कर देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। 12th वाले बच्चे अच्छे यहाँ पे कितने हैं अभी? आयुष है, तस्लीम है, 1 2 3 ही है ना? हाँ मैम। मैम जितना जीना होगा उतना जिए, जिए हैं भगवान की दुआ से। वेरी गुड। चलो पढ़ना जरा आप एक बार, क्या लिखते हैं ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। अच्छा कौन रीड करेगा इसको अच्छे से ताकि सबको समझ आए? हैंड रेस करके बताओ। मैम कौन सा वाला? यही पैराग्राफ, एक्सेस से? ग्रोथ हार्मोन वाला। गुंजन बताओ। Oversecretion of GH stimulates abnormal growth of the body, leading to gigantism व्हाट and इज low secretion. जाइजेंटस? गुंजन समझाना भी है अच्छे से। मैम Gigantism. dwarfism. जाइजेंटिज्म इज ड्वार्फिज्म। नहीं हम नहीं, gigantism वो मतलब पाइवर्ट कि होता है। uniformal growth of the body parts. बाई बर्थ होता है, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन सब हो जाए। देखो, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी? जाइजेंटिज्म। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन लो सिक्रीट होने लग जाए, कम सिक्रीट हो रहा है, तो स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, छोटी ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाएगा। एक्सेस सिक्रीशन, अगर एडल्ट की स्टेज में आप आके या मिडिल एज में आके तब ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेस में सिक्रीट होने लग रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर डिसफिगरमेंट आने लग जाएगा, स्पेशली फेस वाले पार्ट में। कोई बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा ही रहेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगैली, और ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इसको अनचेक रह जाए। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बहुत सारे साल तक अनडिटेक्टेड रह जाती है। अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक वो फीचर्स बाहर से ना दिखे कि हाँ कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है इसके फेस में, ऐसे ना दिखे। आया यहाँ तक समझ में? तो यहाँ तक इन्होंने सिर्फ ग्रोथ के बारे में दिया हुआ जो हमने पढ़ा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इवन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है। तो प्रोलेक्टिन का काम क्या है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट वन वी हैव टीएसएच। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेट द सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कहां से? थायराइड ग्लैंड से। तो इसका मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पिट्यूटरी पे नहीं जाके कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई थायरॉक्सिन सिक्रीट करो अपने अंदर से, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड को भी अलग से डिटेल में पढ़ाया गया है आगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव एसीटीएच। एसीटीएच मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये है ना। ये क्या करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन। और दीज हार्मोन्स आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कहां से रिलीज होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे ना, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। LH एंड FSH, दीज आर द गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाड से रिलीज होता है। मेल के अंदर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एंड्रोजन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, है ना, याद है? लेडीज सेल से सिक्रीट होता था, Yes, ma'am. लेडीज सेल से सिक्रीट होता था ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या कराता है? एंड्रोजन के सिक्रीशन और सिंथेसिस दोनों को कंट्रोल करता है। मेल के अंदर ही FSH और एंड्रोजन, ये दोनों के दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आता है। हाँ, क्योंकि दो जगह पे आ गया ना,
फीमेल्स के अंदर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है 14th डे पर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 14th डे ओव्यूलेशन कराता है। इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा देगा, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेगा और फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और फिर बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है नेक्स्ट 14 डे तक, है ना। और फिर जैसे ही ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगा, वहीं पे वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फॉर्म फ्रॉम द कहाँ से? ग्रेफियन फॉलिकल को जो रेमनेंट बचा कुचा पार्ट होता है उससे ही तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ मैम। फिर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में क्या करता है? फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ऐसे बनता है ना। ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट कराता है। एमएसएच कहाँ से रिलीज होता था? इंटरमीडिएट वाले पार्ट से ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे वर्क करता है? मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स आर दोज सेल्स विच सिक्रीट मेलेनिन। मेलेनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी क्या करता है? स्किन के अंदर पिगमेंटेशन को कराता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता था? पीवीएन से या एसओएन से? पीवीएन। पीवीएन से रिलीज होता था। ये कहाँ पे वर्क करता है? हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स पे उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फीमेल्स के अंदर पार्चुरेशन के टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मिल्क इजेक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड से। वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है? एसओएन। से। ये किडनी पे वर्क करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल से। इसका मतलब ये आपका क्या करता है कि भाई यूरिन के अंदर से कम वाटर पास ऑन हो पाए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज ये डायूरेसिस कराता है। लेकिन लेट सपोज क्या हो जाए, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। एडीएच बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज हो पा रहा है, रिजल्ट इन डिमिनिश, किडनी की जो एबिलिटी वो डिमिनिश हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा बॉडी से, डिहाइड्रेशन आपको होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। दो कंडीशन होती है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर यूरिन के अंदर ज्यादा शुगर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट पास आउट हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, जो किसकी वजह से होती है? एडीएच की वजह से। डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस, एडीएच की डेफिशिएंसी से डायबिटीज Insipidus. यहाँ तक बताओ सबको सारी चीजें क्लियर है क्या? Yes, ma'am. क्लियर। ठीक है ना। आज इस वाले पार्ट को फिर इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2 लेक्चर लगेंगे इस वाले चैप्टर में, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। 2 लेक्चर में चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे। मैम Renal पीवीएन कैसा है वो बता दो। पीनियल ग्लैंड भी करा दे। मैम छोटा सा है, खत्म हो जाएगा वो। चलो फिर देखो, पीनियल ग्लैंड, अभी जो हम ये मेलेटोनिन वाला बात कर रहे थे ना, पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। तो पार्स इंटरमीडिया से कौन सी ग्लैंड रिलीज कराती है ये? आप कंफ्यूज हो गए? मैम पार्स ये इंटरमीडिया से रेगुलेशन के लिए होता है, दूसरा वर्ड है ये। हो गई कंफ्यूज? ये मेलेटोनिन है, वो मेलेनिन है। मेलेनिन। मेलेनिन, दिस इज मेलेटोनिन। Yes, ma'am. मेलेनिन मेलेटोनिन, है ना। पार्स इंटरमीडिया से मेलेनिन, दिस इज मेलेटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे? फोरब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? हमारी बॉडी के पूरे रिदम को 24 आवर में हम जो जो चीजें कर रहे हैं ना, उसको अपने अंदर कैद करके रख लेती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, वी हैव अनीशा, ठीक है। अनीशा क्या कर रही है? अनीशा ने अपना पूरा एक रूटीन बना लिया कि वो सुबह को 5 बजे सो के उठेगी, फिर 5 बजे सो के उठेगी, फ्रेशन अप होगी एंड पढ़ाई करने बैठ जाएगी। 7-8 बजे तक पढ़ाई करेगी, फिर ब्रेकफास्ट करेगी, नहाएगी वहाएगी, फिर उसको पता है शिवानी मैम की क्लास होगी, फिर वो क्लास में आ जाएगी और फिर उसके बाद पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करेगी। फिर 7 बजे के बाद फिर क्लासेस होती हैं एंड देन फिर रात में 12 बजे सो जाएगी। मतलब उसका एक फिक्स हो गया, सुबह 5 बजे उठना है, 12 बजे सोना है।
एक हफ्ते तक ये चल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन अनीशा को ब्रेक मिला, उसने सोचा भाई आज मैं रात में सुबह 8 बजे तक सोऊंगी, लेकिन अनीशा खुद से 5 बजे उठ गई, उसने कोई अलार्म नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। किस वजह से हुआ ये? मैम पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। क्योंकि उसके ब्रेन ने, उसके माइंड ने क्या किया था, उसके अंदर एक रिदम बना दी थी, एक साइकिल बना दी थी कि 5 बजे उठना है, 12 बजे सोना है। उसकी बॉडी को वही हैबिट हो गई थी, आपकी स्लीप और वेकअप साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल ना। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। और पॉलिटिकल बच्चों एक सेकंड होल्ड करना, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, आई डोंट नो भाई क्या हुआ इसमें। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि क्या, और मेरी आवाज आ रही है ना अभी? हाँ मैम अब आ रही। यस मैं मैम। वही बता रही थी कि जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल होती है, सोना और जागने वाली साइकिल, वो फिक्स होती है। आप खुद देख लो, आप दिन में ना डेली 3 बजे सोना शुरू कर दो, नींद भी नहीं आ रही है, जबरदस्ती सो जाओ, 4-5 दिन सोते रहो, फिर ऐसा होता है अचानक से भाई, जिस दिन हम लोगों को कुछ सोने का टाइम भी नहीं होता लेकिन नींद आनी शुरू हो जाती है, होता है। यस मैम। तो वो यस। किस हाँ वजह से मैम। होता है? वो हमारी इसी ग्लैंड की वजह से होता है। तो दिस इज आर पीनियल ग्लैंड, जो फिर हमारी मैम में देखिए। दर्द होने लग जाता है अगर नहीं सोते तो। हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन वो हैबिट है उस टाइम पे सोने की, रिलैक्स रहने की। नहीं सोएंगे तो गड़बड़ होगी। मैम ये बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक वाला काम करता है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक है, एग्जैक्टली। पढ़ो जरा क्या लिखती है एनसीईआरटी। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, आपकी 24 आवर डायूरल, बताया था ना, डायूरल और नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल जो रात में जागता है, डायूरल जो दिन में जागता है। हम लोग डायूरल है ना, हाँ मैम। है यस ना। मैम। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, स्लीप वेक साइकिल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। इन एडिशन ये हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सारी चीजों को कंट्रोल करके चलती है। दिस इज आवर पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन। 24 आवर रिदम साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? तो मैम सिंपली बताना पीनियल है। ग्लैंड। मैम पीनियल ग्लैंड पे मैम खाने पीने का भी असर होता है, जैसे डाइट देंगे हम। नहीं नहीं, खाने पीने का असर नहीं होता। अगर हमारा खाना डाइट चेंज होती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है डायरेक्टली। मैम यहाँ पे डिफेंस कैपेबिलिटी से मतलब इम्यून सिस्टम है। हाँ, इम्यून सिस्टम हमारी डिफेंस की क्या कैपेबिलिटी है। हमारा, लेट सपोज कोई इंसान है, अभी हम एक प्रॉपर टेम्परेचर में रह रहे हैं, अभी हमारा टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा है ना, ज्यादा गर्मियां नहीं है और नहीं ज्यादा सर्दी है। अचानक से हम किसी बहुत हाई लो टेम्परेचर वाले एरिया पे चले जाए, तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसके अगेंस्ट? हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंस बना पाएगी, नहीं बना पाएगी इस टेम्परेचर के अगेंस्ट? वो भी आपका मेलेटॉन, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट हो रखी है रिदम मेंटेन है कि प्रॉपर टेम्परेचर में रहने की। अचानक से टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। जैसे यस होता है मैम। ना, मैम धीरे ये धीरे मेंस्ट्रुअल सर्दियां, साइकिल का कैसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी आपकी मैम कंट्रोल मेंस्ट्रुअल करके साइकिल। रखती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी आपकी कंट्रोल करके रखती है। 28 डेज वाला जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके अंदर आप जनरली देखते हो 28 डेज में कभी 27 डेज होता है, कभी 28 डेज होता है, क्योंकि वहां पे हॉर्मोन्स रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि ओव्यूलेशन किस डे पे हो रहा है, फिर ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉली जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम वो कितने टाइम तक मेंटेन रह पा रहा है। बहुत सारी चीजों के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। ओके। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है ये। एनीथिंग एल्स बच्चों? नो मैम क्लियर। क्लियर? Yes. यस।
चलो क्लियर। तो पीनियल ग्लैंड भी हमारी डन, फिर थायराइड ग्लैंड, इन सबको हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि बच्चों कल से ना, जैसे हम लोग सुबह करते थे ना, पहले क्लासेस ले लेते थे सुबह सुबह ही 8:30 बजे या 9 बजे, हाँ वही मैम। वाला मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का सुबह वाला। अच्छा सुबह में आप क्या करते हो? मेरा क्लास जैसे 9:30 या 9:45 से स्टार्ट होता है, उससे पहले क्या करते हो आप? मैम कभी कभी तो केमिस्ट्री क्लास होती है। हाँ वो कभी कभी होती है, अभी पता नहीं